हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल में आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज का हमारा टॉपिक है एलएचबी कोच की एयर ब्रेक प्रणाली के एमसीक्यू। यह हमारा एयर ब्रेक प्रणाली के एमसीक्यू का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि वह वीडियो आपने ना देखा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में हमने 92 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। आगे इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व कराते हैं। तो ब्रेक पैड की कंडमिंग सीमा 7 mm, अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। राइट आंसर 3 ±0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हम उस वीडियो में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच अधिकतम गैप है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है खा 1 mm। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक सिलेंडर में इनबिल्ट स्लैग एडजस्टर है, यानी इन बिल्ड स्लैग एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इज। तो इसका जो राइट आंसर है का सिंगल कार्य संरचना, यानी कि सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक सिलेंडर शामिल है, यानी कि द ब्रेक सिलेंडर इज कंप्राइज्ड। तो इसका जो राइट आंसर है खा स्लैग एडजस्टर संरचना, यानी कि स्लैग एडजस्टर मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक कैसे बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है खा ब्रेक कैलिपर खोलने से। यदि ब्रेक पैड यानी कि ब्रेक पैड जब घिस जाते हैं तो उनको बदलने के लिए हमें ब्रेक कैलिपर खोलना ही पड़ता है, तभी हमारा ब्रेक बदले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केबी ब्रेक सिलेंडर के स्लैग एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक उपकरण की वास्तविक साइज है। तो इसका राइट आंसर है बी 27 mm, यानी कि जो केबी का ब्रेक सिलेंडर होता है उसके स्लैग एडजस्टर नट को खोलने के लिए जो स्पैनर लगता है उसका जो साइज है वह 27 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, केबी मेक ब्रेक सिलेंडर के स्लैग एडजस्टर नट को खोलने की सही दिशा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो केबी मेक का ब्रेक सिलेंडर होता है उसके स्लैग एडजस्टर नट को खोलने की जो सही दिशा है वह है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा में राइट आंसर खा। अगला क्वेश्चन है, सेव यानी एसएबी सेव यानी एसएबी ब्रेक सिलेंडर के स्लैग एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक उपकरण की वास्तविक साइज है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 42 mm, यानी कि ऐसे भी ब्रेक सिलेंडर का जो स्लैग एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक जो स्पैनर लगेगा वह 42 mm का लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भी ब्रेक सिलेंडर का डायामीटर है। जो ऐसे भी
ब्रेक सिलेंडर का जो डायामीटर होता है वह होता है 256 mm, यानी कि राइट आंसर खा 256 mm। अगला क्वेश्चन है ब्रेक पैड की अधिकतम लंबाई है। ब्रेक पैड की अधिकतम लंबाई जो होती है वह 400 mm होती है। राइट आंसर खा। अगला क्वेश्चन है ब्रेक पैड का घर्षण क्षेत्रफल है। तो इसका जो राइट आंसर है का 400 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेक पैड का जो घर्षण क्षेत्रफल होता है वो 400 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है यदि ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर 0.1 0.6 बार से कम है तो ब्रेक इंडिकेटर दर्शाता है या ब्रेक इंडिकेटर दिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह खा हरा, यानी कि हरा कलर दिखेगा। यदि ब्रेक सिलेंडर में का जो पाइप है उसका जो प्रेशर है 0.6 बार से कम होगा तो ब्रेक इंडिकेटर हरा इंकित करेगा। राइट आंसर खा। अगला है यदि ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर 0.6 बार के बराबर या अधिक है तो ब्रेक इंडिकेटर दिखाता है। यदि ब्रेक सिलेंडर पाइप का जो प्रेशर है 0.6 के बराबर हो या उससे अधिक हो तो ब्रेक इंडिकेटर जो दिखाएगा वह है लाल कलर दिखाएगा। राइट आंसर खा लाल। अगला क्वेश्चन है ब्रेक डिस्क का डायामीटर क्या है। तो जो ब्रेक डिस्क है उसका जो डायामीटर होता है 640 mm। राइट आंसर हाँ। राइट आंसर हाँ। अगला क्वेश्चन है ब्रेक डिस्क बनाया जाता है या ब्रेक डिस्क का मटेरियल क्या होता है। तो जो ब्रेक डिस्क होता है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ब्रेक डिस्क जो बनाया जाता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक डिस्क के बीच जो फिंच प्रदान की जाती हैं, ब्रेक डिस्कों के बीच फिंच प्रदान की जाती हैं। तो ब्रेक डिस्कों के बीच जो फिंच प्रदान की जाती हैं वो या तो ब्रेक डिस्क का भार कम करने के लिए या ब्रेक डिस्क को ठंडा करने के लिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा है, ब्रेक डिस्क को ठंडा करने के लिए। और यदि यहाँ होता कि ब्रेक डिस्क का भार कम करने के लिए तो आंसर हम वो लगाते। तो इसका राइट आंसर है डिस्क को ठंडा करने के लिए, यानी कि ब्रेक डिस्क में जो फिंच बनाई जाती हैं वो डिस्क को ठंडा करने के लिए भी और उसका भार कम करने के लिए भी। अगला क्वेश्चन है सामान्य एक्सल पर ब्रेक डिस्क कितनी दूरी पर लगाया जाता है। जो एक एक्सल होता है, एक एक्सल पर दो ब्रेक डिस्क होती हैं, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है का 1030 mm, यानी कि 10-30 mm। अगला क्वेश्चन है व्हील के इनर फेस से ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी। तो व्हील के इनर फेस से ब्रेक डिस्क की जो दूरी होती है वो होती है 175 mm। राइट आंसर खा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे पर कितने प्रकार की ब्रेक प्रणाली का उपयोग हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय रेलवे पर 4 प्रकार की ब्रेक प्रणाली का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है LHV कोचिंग स्टॉक पर LHV कोचिंग स्टॉक पर किस
प्रकार की एयर ब्रेक प्रणाली उपयोग हो रही है। तो LHB जो कोचिंग स्टॉक है उस पर ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक प्रणाली उपयोग हो रही है। राइट आंसर का ट्विन पाइप डिस्क एयर ब्रेक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है LHB पावर कार पर कितने प्रकार की ब्रेक प्रणाली लगाई है या लगाई जाती है। तो LHB पावर कार में दो प्रकार की ब्रेक प्रणाली लगाई जाती है। एक तो हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक कहते हैं और एक जनरल ब्रेक जो हमारा रहता है वो। तो दो प्रकार की ब्रेक प्रणाली लगाई जाती है। राइट आंसर खा। अगला क्वेश्चन है LHB पावर कार पर हैंड ब्रेक लगाया है उसे कहते हैं तो उसका नाम है पार्किंग ब्रेक। राइट आंसर का। व्हीलों पर हैंड ब्रेक लगाए हैं तो व्हीलों पर पावर कार में हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक कहते हैं। तो व्हीलों पर जो हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं तो पावर कार के पिछले जो चक्के रहते हैं दोनों चक्कों पर लगाए जाते हैं। तो केवल एक, कोई भी दो, कोई भी तीन, उपयुक्त सभी तो केवल दो चक्कों पर लगाए जाते हैं। राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन है LHB कोचों पर डिस्क ब्रेक प्रणाली को लगाने के मुख्य लाभ क्या हैं। तो LHB कोचों में जब से डिस्क ब्रेक प्रणाली का प्रयोग हुआ है तो उससे व्हील पर बेयर और टियर का कम होना, यानी कि व्हील पर बेयर और टियर कम हो गए हैं, यानी कि घिसावट कम हो गई है और व्हील की कुल लाइफ बढ़ गई है। तो अगला है पुरानी प्रणाली से अधिक ब्रेक लगना, यानी कि पुरानी प्रणाली से अधिक ब्रेक लगना। तो इसका जो राइट आंसर है घा उपयुक्त सभी, यानी LHB कोच में जो डिस्क ब्रेक लगाने से जो लाभ हुए हैं बियर और टीयर कम हो गया है, व्हील की लाइफ बढ़ गई है और पुरानी प्रणाली से अधिक ब्रेक लगना हो गया है। अगला क्वेश्चन है एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क लगाए गए हैं। तो एक एक्सल पर दो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, एक बोगी में 4 और एक कोच में 8। तो एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क लगाए गए हैं। तो राइट आंसर है खा 2। अगला क्वेश्चन है ब्रेक डिस्कों के बीच खंच प्रदान की जाती है या प्रदान की गई है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो जो ब्रेक डिस्क है उसका वेट कम करने के लिए और नंबर 2 ब्रेक डिस्क को ठंडा करने के लिए। तो इस जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शनों में दोनों ही दे रखे हैं कि ब्रेक के दौरान प्रभावी कूलिंग प्रदान करने के लिए, ब्रेक डिस्क के वजन को कम करने के लिए, ब्रेक डिस्क को मजबूत करने के लिए, ब्रेक डिस्क का घर्षण गुण बढ़ाने के लिए। तो जो राइट आंसर है वो हम लगाएंगे खा, ब्रेक डिस्क के वजन को कम करने के लिए। इससे ब्रेक डिस्क का जो वजन है काफ़ी हद तक कम हो गया। तो राइट आंसर है खा, ब्रेक डिस्क के वजन को कम करने के लिए फिंच प्रदान की गई हैं। एक ब्रेक डिस्क यानी कितने ब्रेक डिस्क एक पावर कार पर प्रदान की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कितने ब्रेक डिस्क एक पावर कार पर प्रदान की जाती हैं। तो राइट आंसर है पावर कार में भी हमारा 8 ब्रेक डिस्क प्रदान की जाती हैं। तो राइट आंसर है खा 8, यानी कि पावर कार पर भी 8 ब्रेक डिस्क प्रदान की जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है LHB कोच पर कितने ब्रेक डिस्क प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर भी 8 होगा, यानी कि राइट आंसर खा 8, यानी LHB कोच में भी 8 ब्रेक डिस्क प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन है ए प्रकार की कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर है
का 2, यानी ए प्रकार के कोच में 2 ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी प्रकार की कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है गा 1, यानी ए बी प्रकार के कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है गा 4। ए बी प्रकार के कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है गा 4। अगला क्वेश्चन है एयर ब्रेक हेड स्टॉक पर कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए गए हैं? तो फ्रेड स्टॉक का मतलब है वैगन में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए गए हैं? तो जो वैगन होते हैं उसमें ब्रेक सिलेंडर की संख्या जो है 1 होती है। अगला क्वेश्चन है एक एलएचबी प्रकार के कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर उपयोग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है घा 8। तो एलएचबी कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है मुख्य बीपी पाइपलाइन का आउटर डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है खा 32 mm। ये मुख्य बीपी पाइपलाइन का आउटर डायमीटर 32 mm। जो एलएचबी कोच होता है उसमें जो बीपी पाइपलाइन का जो आउटर डायमीटर है 32 mm होता है, वह कहाँ होता है? वह हेड स्टॉक के पास 32 mm होता है। यहाँ हमारा जो हॉस पाइप है उससे जब जाकर पाइप कनेक्ट होता है तो वहाँ 32 mm हो जाता है। और हॉज पाइप के बाद जो हमारा ब्रेक कंट्रोल पैनल को जब जाता है तो उसका जो आउटर डायमीटर है 28 mm हो जाता है। यानी कि ब्रेक कंट्रोल पैनल से जब पाइप निकलते हैं तो उस समय बीपी पाइपलाइन का जो आउटर डायमीटर है 28 mm होता है। और जैसे ही वह हेड स्टॉक के पास आपका एंगल कॉक के पास जब जाता है 2 हिस्सों में बट के, तब उसका जो आउटर डायमीटर है वह 32 mm हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य एफपी पाइपलाइन का आउटर डायमीटर है। तो इसका भी राइट आंसर 32 mm। ये जो 32 mm होता है वह हेड स्टॉक के पास जब ब्रेक आपका एंगल कॉक या हमारा बीपीएफपी जो पाइप होता है उसमें जब कनेक्ट होता है तो वहाँ उसका डाया जो है 32 mm हो जाता है। और बाकी जब ब्रेक कंट्रोल पैनल के समांतर हेड स्टॉक तक जाता है तब उसका डाया 28 mm रहता है। आगे का क्वेश्चन है मुख्य बीसी पाइप लाइन का आउटर डायमीटर। बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर पाइप का जो पाइप का जो आउटर डायमीटर होता है वह होता है 18 mm। राइट आंसर 18 mm। अगला क्वेश्चन है ब्रेक कैलिपर किस पर माउंट होता है? तो ब्रेक कैलिपर जो है हमारा बॉगी क्रॉस बीम पर माउंट होता है। राइट आंसर बॉगी क्रॉस बीम। अगला क्वेश्चन है ब्रेक सिस्टम में बाईपास सिस्टम उपयोग होता है जब, यानी कि ब्रेक सिस्टम में बाईपास सिस्टम जब ओपन लाइन में बीपी पाइप टूटा हो या एपी पाइप टूटा हो या हॉज पाइप टूटा हो, जब हमारा एक पाइप में कोई खराबी हो जाती है तो बाईपास सिस्टम अपनाया जाता है। या तो बीपी पाइप टूट जाए, एपी पाइप टूट जाए या हॉज पाइप टूट जाए तो उस कंडीशन में हम बाईपास सिस्टम अपनाते हैं। तो राइट आंसर घा उपयुक्त सभी इनमें से कोई भी। अगला क्वेश्चन है ब्रेक सिस्टम में सिंगल पाइप सिस्टम उपयोग होता है जब। ब्रेक सिस्टम में सिंगल पाइप सिस्टम उपयोग होता है तो ब्रेक सिस्टम में सिंगल पाइप सिस्टम हमारा
तभी उपयोग होता है जब एपी पाइप टूटा हो, बीपी पाइप टूटा हो, हॉज पाइप टूटा हो। तो इसका जो राइट आंसर है, सिंगल पाइप भी हम तभी यूज करते हैं जब हमारा बीपी, एपी या हॉज पाइप टूट जाए। तो राइट आंसर घा, इनमें से कोई भी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक कैलिपर यूनिट के लिए जांच की जानी चाहिए। तो ब्रेक कैलिपर के लिए जांच की जानी चाहिए कोरेगट भाग, बर्न आउट पिनों या फ्री लिवरेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घा, उपयुक्त सभी। जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है उसमें कोरेगट भाग की जांच करनी चाहिए और बर्न आउट पिनों की और फ्री लिवरेज, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक कैलिपर यूनिट किसकी मदद से माउंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, ब्रेक कैलिपर यूनिट जो रहती है उसमें M16 इंटू यानी कि 16 × 60 बोल्ट का बोल्ट द्वारा वह ब्रेक कैलिपर माउंट होती है। तो राइट आंसर है का M16 × 60 का बोल्ट ब्रेक कैलिपर यूनिट को माउंट करने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए आवश्यक टार्क है। तो इसके लिए जो टार्क होता है 170 Nm, यानी 170 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक कैलिपर जाम हो जाता है। ब्रेक कैलिपर जाम हो जाता है। तो ब्रेक कैलिपर जाम होने का कारण है मिडिल पिन कोरेगट यानी कि मिडिल पिन में जंग लग जाए, या ब्रेक पैड पिन बर्न आउट हो जाए, यानी कि ब्रेक पैड की जो पिन है वह बर्न आउट हो जाए, या ब्रेक सिलेंडर लूज हो जाए, तो हमारा ब्रेक कैलिपर जाम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा घा, उपयुक्त सभी हो जाए तो ब्रेक कैलिपर जाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं ब्रेक कैलिपर यूनिट जाम होने से बचाने के लिए। तो ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचाने के लिए हम मध्य पिन को नियमित सफाई और लुब्रिकेंट करें। यदि जिस मध्य पिन के सापेक्ष जो ब्रेक कैलिपर फ्री लिवरेज करता है, यानी कि ब्रेक लगती हैं छूटती हैं, उस पिन को नियमित सफाई करें और लुब्रिकेंट करें तो ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचाया जा सकता है। राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक कैलिपर यूनिट के ब्रेक सिलेंडर बेलो को अलाउड नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है गा, बेंट बेलो। जब जो बेलो होती है ब्रेक कैलिपर यूनिट के ब्रेक सिलेंडर की जो बेलो है, यदि वो बेंड हो जाती है तो हमें ब्रेक कैलिपर यूनिट के ब्रेक सिलेंडर बेलो को अलाउड नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब ब्रेक लगाया जाता है ब्रेक ग्रीन दर्शाता है, क्या कारण होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है घा, यानी कि कोच की सीआर चार्ज नहीं है, हैंड रिलीज वाल्व रिलीज की स्थिति में अटक गया है, बीसी पाइप में भारी लीकेज होना। तो सभी कारण हो सकते हैं। जब ब्रेक लगाया जाता है तब भी ब्रेक का जो इंडिकेटर है, ब्रेक इंडिकेटर जो है तब भी ग्रीन दर्शाता है। तो इसका जो कारण है वो सीआर चार्ज नहीं है, या हैंड ब्रेक जो रिलीजिंग वाल्व होता है वो रिलीज की स्थिति में अटक जाए तब भी ब्रेक रिलीज करने तुम्हारा लगाने के बाद भी वह ग्रीन दर्शाता है, जब बीसी पाइप में भारी लीकेज हो तब भी। तो इसका जो राइट आंसर है घा, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दर्शाता है तो इससे पता चलता है ब्रेक लगी हालत में है,
कोच का CR चार्ज नहीं है, यानी एक ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दर्शाता है तो से पता चलता है ब्रेक लगी हालत में है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गा, ब्रेक इंडिकेटर रिलीज की स्थिति में अटक गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक के ड्रॉप परीक्षण के दौरान BP ड्रॉप की अधिकतम सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है का 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रैक के ड्रॉप परीक्षण के दौरान BP ड्रॉप की अधिकतम सीमा है, यानी कि रैक का जब कोई रैक होता है उसका ड्रॉप परीक्षण होता है तो BP ड्रॉप की जो अधिकतम सीमा है, यानी कि BP जो है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं गिरनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है का। अगला क्वेश्चन है कि रैक के ड्रॉप परीक्षण के दौरान FP पाइप की ड्रॉप की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका आंसर भी 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ड्रॉप टेस्ट जो है हमारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से किया जाता है कि भी उसका जो प्रेशर है 0.2 से अधिक नहीं गिरना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रैक के एयर ब्रेक टेस्ट के दौरान कौन सा हॉज पाइप पहले कनेक्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है खा, BP हॉज पाइप, यानी कि जब हम रैक का एयर ब्रेक टेस्ट करते हैं तो BP पाइप पहले कनेक्ट किया जाता है। BP जोड़ने के बाद एयर ब्रेक परीक्षण के दौरान क्या जांच की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खा। इसका जो राइट आंसर है वह खा केवल FP गेज का प्रेशर दिखाता है। BP जोड़ने के बाद एयर ब्रेक परीक्षण के दौरान क्या जांच की जानी चाहिए, केवल FP गेज का प्रेशर दिखाता है, यानी कि हमें FP गेज की जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक प्रेशर टैंक को चार्ज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है का FP लाइन के द्वारा। जो हैंड ब्रेक जो होता है पावर कार में वो FP के द्वारा चार्ज होता है, यानी फीड पाइप द्वारा चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गा, 3 से 5 सेकंड में जो है ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सीलेटर होगा। तो सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सीलेटर जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी रिस्पॉन्ड नहीं होगा। ब्रेक कैलिपर जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान सक्रिय होता है, यानी कि सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सीलेटर रिस्पॉन्ड नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है खा, रिस्पॉन्ड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फुल ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर। तो जो हमारा LHV कोच हैं उनमें जो ब्रेक सिलेंडर प्रयोग होता है उसमें जो अधिकतम प्रेशर रहता है वह 3 kg पर सेंटीमीटर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है। अगला क्वेश्चन है, CR का चार्जिंग टाइम है। इसका जो राइट आंसर है खा, 160 सेकेंड। CR का जो चार्जिंग टाइम 160 सेकेंड। फुल ब्रेक एप्लीकेशन के बाद ब्रेक रिलीज होना चाहिए। तो रिलीजिंग टाइम जो होता है वो 15 से 20 सेकेंड होता है। राइट आंसर गा, 15 से 20 सेकेंड। ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले क्या जांच की जानी चाहिए। तो पहले जो है हम सबसे पहले एक ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग, दोनों ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग,
एक व्हील सेट पर ब्रेक बाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है घा। हमें सब कुछ चेक करना पड़ता है। ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले हम एक ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग देखेंगे, दोनों ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग देखेंगे, एक व्हील सेट पर ब्रेक बाइंडिंग देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है घा। अगला क्वेश्चन है कि दोनों ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले आप क्या करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है का। दोनों ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले आप क्या करोगे, तो दोनों ट्रॉली को अलग करेंगे। इसका जो राइट आंसर है का, दोनों ट्रॉली को अलग करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले आप क्या करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है घा, यानी कि एक ट्रॉली पर जब ब्रेक बाइंडिंग होगी तो हम प्रभावित ट्रॉली को अलग करेंगे, प्रभावित ट्रॉली को अलग करेंगे। राइट आंसर घा। अगला क्वेश्चन है एक व्हील सेट पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले आप क्या करोगे। अब एक व्हील सेट पे हुआ है तो इसके लिए हम करेंगे दोनों ब्रेक कैलिपर जाम है की जांच करेंगे। एक व्हील सेट पर जब ब्रेक बाइंडिंग होती है तो दोनों ब्रेक कैलिपर जाम हैं की जांच करेंगे, प्रभावित व्हील के डंप वाल्व की जांच करेंगे, दोनों ब्रेक सिलेंडर ऑपरेटिंग कंडीशन में है की जांच करेंगे, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है घा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ब्रेक बाइंडिंग के केस में एक व्हील सेट पर एक ब्रेक डिस्क का मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गा, डंप वाल्व खराब हो सकता है। यानी कि ब्रेक बाइंडिंग के केस में एक व्हील सेट पर एक ब्रेक डिस्क का मतलब जो है वह है डंप वाल्व खराब हो सकता है। राइट आंसर है गा। अगला क्वेश्चन है एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले आप क्या करोगे। तो इसका राइट आंसर है का, डंप वाल्व की जांच करेंगे। यानी एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर, यदि एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर यदि ब्रेक बाइंडिंग है तो पहले हम क्या करेंगे, हम डंप वाल्व की जांच करेंगे। राइट आंसर है का। अगला क्वेश्चन है ब्रेक कैलिपर जाम होने के केस में ब्रेक को रिलीज करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है खा, ब्रेक कैलिपर पिवेट पिन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली को सुरक्षा करने वाले कवर को कहते हैं। तो उसका जो ब्रेक सिलेंडर असेंबली को, यानी कि ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली को जो सुरक्षा करने वाला जो कवर है उसको हम पिस्टन कवर कहते हैं। राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन है एक व्हील सेट के दोनों ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में, एक व्हील सेट के दोनों ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के केस में पहले आप क्या करोगे। तो अगला, इसका जो राइट आंसर है हम प्रभावित ट्रॉली को आइसोलेट करेंगे। जो हमारी प्रभावित ट्रॉली है उसको आइसोलेट करेंगे। ब्रेक सिलेंडर में बेलो टूट या फट गया है तो क्या होगा। राइट आंसर है इसका खा, ब्रेक सिलेंडर में धूल प्रवेश कर सकती है। यदि बेलो टूट गया है, फट गया है तो उसमें धूल प्रवेश कर सकती है। राइट आंसर खा। अगला क्वेश्चन है बेलोज के मुड़ने के क्या कारण हैं। तो इसका जो बेलो के मुड़ने का क्या कारण है, बेलो और पिस्टन के बीच डस्ट इकट्ठा होना, तब मुड़ सकता है बेलो। चलने के दौरान अज्ञात वस्तुओं का हिलना, अज्ञात वस्तु जब हिलेंगी उसमें टकराएंगी तब भी बेलो मुड़ सकती है। ब्रेक सिलेंडर पिस्टन का अधिक एप्लीकेशन होना, यानी कि यदि ब्रेक सिलेंडर का जो स्लैग एडजस्टर जो पिस्टन होता है वो अधिक एप्लीकेशन होगा तो तब भी हमारी बेलो मुड़ सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है घा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बैलों को मुड़ने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है
वह है बैलों को नियमित सफाई करने से हम बैलों को मुड़ने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हैंड ब्रेक इंडिकेटर हरा दर्शाता है जबकि हैंड ब्रेक लगा है, क्या कारण होगा? तो हैंड ब्रेक इंडिकेटर हरा दर्शाता है जबकि हैंड ब्रेक लगा है, तो कारण जब होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह है गा हैंड ब्रेक का रोलर वाल्व ऑपरेट है। अगला क्वेश्चन है, रोलर वाल्व ऑपरेट नहीं होगा यदि, इसका जो राइट आंसर है गा फ्लक्स वाल्व केबल का सेटिंग ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि हैंड ब्रेक लगा है लेकिन ब्रेक इंडिकेटर हरा दर्शाता तो आप क्या करोगे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है घा उपयुक्त सभी, यानी कि प्रेशर टैंक में प्रेशर की जांच करेंगे, पार्किंग ब्रेक लाइन के लीकेज की जांच करेंगे, केबलों की सेटिंग की जांच करेंगे, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है घा। अगला क्वेश्चन है 23, आप क्या करोगे यदि हैंड ब्रेक इंडिकेटर लाल दर्शाता है जबकि हैंड ब्रेक रिलीज कंडीशन में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है घा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स वाल केबलों की जांच करेंगे, फ्लेक्स वाल केबलों के टूटने की जांच करेंगे, ब्रेक सिलेंडर लीवर बेल्ट और जाम कर सकते हैं की जांच करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है घा। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे जान सकते हैं कि एनआरबी खराब है? तो इसका जो राइट आंसर है, एनआरबी खराब कब होगी? जब होगी जैसे हमने बीपी पाइप जोड़ा और हमारे एफपी में प्रेशर आ जाता है, तब हम एनआरबी खराब हो सकता है। या फिर एनआरबी का कारण क्या होता है कि वो प्रेशर को रिटर्न जाने नहीं देता। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। गेज में दर्शाए गए एफपी की जांच करेंगे जबकि बीपी हॉज पाइप जुड़ा है। रिजर्वायर में नो प्रेशर की जांच करेंगे एफपी प्रेशर निकालने के बाद। गा का और खा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा गा का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि कोई दूसरा सस्पेंशन प्रदान नहीं किया है? यदि बोगी में कोई दूसरा सस्पेंशन प्रदान नहीं किया गया तो राइडिंग क्वालिटी प्रभावित होगी, वर्टिकल झटके बढ़ेंगे, पार्ट्स के टियर और टियर बढ़ेंगे। यदि सेकेंडरी सस्पेंशन यदि हम प्रदान नहीं करते हैं तो ये है सभी कारण होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है घा उपयुक्त सभी। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।